नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में आफत की बारिश से जनजीवन बेहाल, 129 सड़कें बंद और 612 ट्रांसफार्मर फेल। बिहार में मतदाता सूची पर सियासी संग्राम, भाकपा के आयोग पर पक्षपात का लगाया आरोप। आगरा एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी से हड़कंप, क्यों गैंग ने मेल भेजकर दी चेतावनी। मराठी अस्मिता के दबाव में महाराष्ट्र सरकार का यू टर्न, त्रिभाषा नीति के दोनों आदेश रद्द। बांग्लादेश में हिंदू महिला से गैंग रेप, वायरल वीडियो से भड़का देश, सभी आरोपी गिरफ्तार। ट्रंप ने कनाडा को दी धमकी, डिजिटल टैक्स नहीं हटाया तो व्यापार बातचीत बंद। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में रविवार को हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। शिमला, सोलन और मंडी जैसे जिलों में हालात सबसे खराब हो रहे थे। पहाड़ दरकने से प्रदेश में कुल 129 सड़कें बंद हो गई है, जिनमें मंडी की 44 और सिरमौर की 57 सड़कें शामिल है। हैचीगंडी, शिमला और फॉरनेल पर भी मलबा आने से रास्ता कई घंटों तक ठप रहा। बारिश से कालका शिमला रेल मार्ग भी 6 घंटे बाधित रहा। वहीं हिमाचल एक्सप्रेस अपने तय समय से 1 घंटे से ज्यादा की देरी से पहुंची। हवाई सेवा पर भी असर पड़ा। कांगड़ा एयरपोर्ट पर 2 उड़ानें रद्द कर दी गई और भुंतर और जुब्बड़हट्टी से उड़ान ही नहीं हो सकी। मंडी जिले में 5 घरों को खतरा देखते हुए लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। कुछ इलाकों में पुल बह गए और बिजली आपूर्ति भी चरमरा गई। पूरे प्रदेश में 612 ट्रांसफार्मर खराब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा मंडी और लाहौल स्पीति में है। बारिश के बीच कांगड़ा के खनियारा में एक शव की पहचान हो गई है, जबकि कुल्लू में बाढ़ में बहे दो लोगों की तलाश अब भी जारी है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन पहाड़ों में आफत की बारिश अभी थमी नहीं है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने इस अभियान का तीखा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने इस कदम के जरिए आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बहाल करने की सोची समझी साजिश चल रही है। भाकपा नेता का कहना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सघन पुनरीक्षण अभियान चलाना व्यावहारिक और निष्पक्ष नहीं हो सकता। उन्होंने चुनाव आयोग पर बिहार को प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर ये प्रक्रिया नहीं रोकी गई तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। भाकपा ने मांग की है कि आयोग लोकतंत्र को मजबूत करते हुए दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की वोटिंग अधिकार से वंचित न करे। उत्तर प्रदेश के आगरा एयरपोर्ट को एक बार फिर उड़ाने की धमकी मिली है। यह घटना शनिवार 29 जून की है, जब एयरपोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक संदिग्ध मेल से धमकी भरा संदेश भेजा गया। मेल में कहा गया कि एयरपोर्ट के चारों ओर रखे बैग्स में शक्तिशाली विस्फोटक डिवाइस छिपी है और अगर इमारत तुरंत खाली नहीं की गई तो अंदर मौजूद लोगों की जान जा सकती है। मेल भेजने वाले ने खुद को रोडकिल और क्यों आतंकी गिरोह का सदस्य बताया है। इस धमकी के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा तत्काल बढ़ा दी गई है और सीआईएसएफ ने पूरे परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी। एयरपोर्ट की मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुकृति निगम ने शाहगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पुलिस की साइबर सेल और उच्च स्तरीय जांच एजेंसियां भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। सिर्फ आगरा ही नहीं, देश के कई अन्य एयरपोर्ट्स को भी ऐसी ही धमकी भरे मेल भेजे गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों से संयम बनाने रखने की अपील की है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा थोपे जाने के आरोपों के बीच राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। रविवार को सरकार ने 3 भाषा नीति से जुड़े दोनों सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। यह फैसला मराठी संगठनों और विपक्षी दलों के भारी विरोध के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में हुई कैबिनेट बैठक के बाद एक समिति गठित करने की घोषणा की है, जो अब तक 3 भाषा फॉर्मूले पर पुनर्विचार कर सिफारिशें देंगी। फडणवीस ने साफ किया कि सरकार की नीति मराठी और मराठी छात्रों पर केंद्रित है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्षी दलों का आरोप था कि कक्षा 1 से हिंदी पढ़ाना भाषाई जबरदस्ती है। ठाकरे गुट और मनसे ने 5 जुलाई को महारैली का ऐलान भी किया है। फडणवीस ने बताया कि माशलेकर समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर अब नरेंद्र जाधव समिति आगे की सिफारिशें देगी। उन्होंने दोहराया कि हिंदी वैकल्पिक होगी, अनिवार्य नहीं। सरकार के इस फैसले को सियासी दबाव में लिया गया यूटर्न माना जा रहा है। या सगळ्यांनी मिळून याला मान्यता दिली, आम्हीच नव्हतो, पण ठीक आहे, आमचा काही त्याला विरोध नाहीये, पण सगळ्यांनी, कारण माशेलकर साहेबांसारखे, सुखदेव थोरात साहेबांसारखे अभ्यासक ज्यावेळेस एखादा रिपोर्ट देत आहेत आणि तो जर स्वीकारला होता तर चूक काय आहे? पण नेहमीच्या पद्धतीनं सत्तेत असलं की वेगळं बोलायचं, सत्तेतनं बाहेर आलं की वेगळं बोलायचं, सत्तेत असलं की रिफायनरीला विरोध करायचा, सत्तेच्या बाहेर असलं की रिफायनरीला विरोध करायचा, पुन्हा सत्तेत आलं
की पत्र पाठवायचं केंद्र सरकारला, आमच्याकडे रिफायनरी करा. ही जी पद्धत आहे याच्यामध्ये केवळ विरोधाला विरोध अशा प्रकारची पद्धती दिसतेय. त्यामुळे खरं तर पहिला प्रश्न म्हणजे या सगळ्या प्रक्रियेत राज ठाकरे नव्हते, कारण त्यांचा मंत्रिमंडळातही नव्हता, अपोजिशनलाही कोणी नव्हता. मला तर असं वाटतं की पहिला प्रश्न राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना विचारला पाहिजे की तुम्हीच जर याला मान्यता दिली तर आता कुठल्या तोंडानं आंदोलन करायला निघालात, हा प्रश्न विचारला पाहिजे. पण आम्ही ही भूमिका ज्या दिवशी दुसरा GR काढला त्या दिवशी आम्ही भूमिका मांडली की आम्ही सक्तीची करणार आहे. आम्हाला अशा प्रकारचे जे विषय आहे हे विषय सर्वानुमते करून घ्यायचे आहे. आणि म्हणून आम्ही त्या दिवशी सांगितलं की दादा भुसे सगळ्यांची चर्चा करतील, आमचे मंत्री महोदय सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतील आणि सगळ्यांसमोर वस्तुस्थिती देखील ठेवतील. कारण अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये तिसरी भाषा शिकली नाही तर आमच्या मराठी मुलांना तिथे मार्क मिळणार नाही. पण इतर मीडियमचे जे लोक आहेत, इंग्रजी मीडियमचा जो आहे त्याला त्या ठिकाणी मराठी ही कंपल्सरीच आहे, अनिवार्य आहे. गुजराती मीडियम वाल्याला त्या ठिकाणी मराठी आणि इंग्रजी ही अनिवार्यच आहे. त्यामुळे त्यांना 3 भाषा सूत्राचा फायदा मिळून अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये क्रेडिट मिळतील आणि आपल्या मराठी मुलांना मात्र ते मिळणार नाहीत. आणि मग या अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या माध्यमातून उद्या ज्यावेळेस त्यांच्या प्रवेशाचा विषय येईल. बांग्लादेश के कुमिला जिले में एक हिंदू महिला से दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिसमें पूरे देश को झकझोर दिया है. पीड़िता के साथ गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. ढाका यूनिवर्सिटी और जगन्नाथ हॉल के छात्रों ने मोर्चा खोलते हुए न्याय की मांग की है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ढाका से मुख्य आरोपी समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हाईकोर्ट ने वीडियो को तुरंत सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है और पीड़िता को सुरक्षा और इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया है. पूर्व पीएम खालिदा जिया के सचिव और शेख हसीना के बेटे सजीब वजीद ने भी घटना की निंदा करते हुए यूनुस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. बता दें कि पिछले साल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है. घटना से जुड़ी कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि स्थानीय लोगों ने आरोपियों को भगाने की कोशिश भी की थी. ये मामला सिर्फ अपराध नहीं बल्कि बांग्लादेश की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है. सरकार के लिए अब ये कानून व्यवस्था की बड़ी परीक्षा बन चुकी है. यह वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को सीधी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि जब तक कनाडा डिजिटल सेवा कर हटाने पर राजी नहीं होता तब तक व्यापारिक बातचीत बंद रहेगी. ट्रंप का कहना है कि ये टैक्स अमेरिकी टेक कंपनियों को गूगल, अमेजन और मेटा पर सीधा हमला है. फॉक्स न्यूज के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि ये टैक्स अमेरिका पर खुला आर्थिक हमला है. शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ट्रंप ने यही नाराजगी जताई थी और कनाडा पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी. इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने टिकटॉक जैसे लिए एक खरीदार ढूंढ लिया है जो कई अमीर लोगों को एक समूह है. उनका कहना है कि 2 हफ्ते में इस समूह का नाम सामने लाया जाएगा. उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अब इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है.
बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क साधा है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता है कि बिहार में किसी भी कीमत पर एनडीए की वापसी न हो। एआईएमआई के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस संबंध में गठबंधन के कुछ नेताओं से बात भी की है। ओवैसी का दावा है कि उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह साथ देने को तैयार है, लेकिन अब फैसला महागठबंधन के नेताओं को लेना है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर गठबंधन नहीं होता है तो एआईएमआईएम बिहार की हर सीट पर अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। ऐसे में बिहार की सियासत में ओवैसी की भूमिका किस तरह आकर लेती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी गई है। रविवार को चेन्नई से हैदराबाद जा रहे एक निजी विमान में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे उसे आपात स्थिति में वापस चेन्नई एयरपोर्ट लौटना पड़ा। ये घटना 30 जून रविवार की है। विमान में कुल 159 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। नेल्लोर के पास उड़ान के दौरान पायलट को तकनीकी गड़बड़ी का संकेत मिला। सूझबूझ दिखाते हुए पायलट ने विमान को सुरक्षित चेन्नई एयरपोर्ट पर उतार दिया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा है कि पायलट की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। सभी यात्री सुरक्षित है और उन्हें एयरपोर्ट पर जरूरी सहायता दी गई है। फिलहाल विमान की जांच की जा रही है और आगे की उड़ान पर फैसला जांच रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा। 4 राज्यों में आतंक का दूसरा नाम बन चुका कुख्यात अपराधी संदीप लोहार आखिरकार उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और बागपत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख के इनामी बदमाश का अंत हो गया। संदीप पर 4 हत्याओं, लूट और डकैती जैसे संगीन मामलों में 16 से अधिक केस दर्ज थे। वहीं हाल ही में कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए की निकेल प्लेट से लदे ट्रक की लूट में फरार चल रहा था। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक बागपत के मवीकला इलाके में बीती रात इनपुट के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की। जब पुलिस ने संदीप को पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। संदीप की मौत को अपराध की दुनिया में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में आज से शुरू हो रहा साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2025। ग्रास कोर्ट पर सफेद ड्रेस कोड और शाही परंपराओं के बीच खिताबी टक्कर देखने को मिलेगी। पुरुषों से सबकी निगाहें स्पेन के कार्लोस अलकराज पर है, जो लगातार तीसरी बार विंबलडन जीतने उतरेंगे। उन्हें टक्कर देने के लिए दुनिया के नंबर 1 जानिक सिनर और 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविक भी तैयार है। महिला वर्ग में गत चैंपियन बारोबोरा क्रेजिकोवा को कोको गफ, स्वियातेक और एमा राडुकानु जैसी खिलाड़ियों से कड़ी चुनौती मिलेगी। पहली बार टूर्नामेंट बिना लाइव जज के खेला जाएगा, जहां तकनीक लाइव कॉल तक करेगी। इस बार पुरुष और महिला सिंगल्स विजेता को रिकॉर्ड 3 मिलियन पाउंड की इनामी राशि मिलेगी। विंबलडन सिर्फ मुकाबला नहीं, इतिहास लिखने का मंच भी है। मनोरंजन जगत से 27 जून की रात एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। मशहूर काटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का मुंबई में निधन हो गया। शुरुआती जांच के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट उनकी मौत की वजह बना। शेफाली ने शुक्रवार को अपने घर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी। देर रात उन्होंने फ्रिज में रखा भोजन खाया, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। बेहोश हालात में परिजन उन्हें मुंबई के बेल्यूव्यू अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फौरन अंबोली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर घर पहुंची। घर से एंटी एजिंग और स्किन ग्लो टैबलेट्स भी बरामद की गए। हालांकि जांच में किसी साजिश या संदिग्ध परिस्थितियों के संकेत नहीं मिले। शेफाली के अचानक यूं चले जाने से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। वरुण धवन, प्रियंका चोपड़ा समेत कई सितारों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है। हेरा फेरी 3 को लेकर महीनों से चली आ रही उलझन अब आखिरकार खत्म हो गई है। इस सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी को लेकर एक दिग्गज कलाकार ने निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये संकेत दिया था कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रोडक्शन टीम और मुख्य अभिनेता के साथ सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। जो अब सब कुछ ठीक है, इसका मतलब साफ है कि हेरा फेरी की असली तिकड़ी एक बार फिर साथ आने जा रही है। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।